जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? बांग्लादेश से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि दो बिछड़े हुए भाई आपस में दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं। हम सबसे पहले ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट की तरफ आते हैं। ये रिपोर्ट कल सामने आई और इसके अंदर एसईसीपी जो जाहिर है पाकिस्तान के तमाम बड़े इदारों को रेगुलेट करता है और जिसका पूरा नाम यकीनन आपको पता होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और ये बड़ा तगड़ा इदारा है और इतना बड़ा तगड़ा इदारा है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। कोई भी कंपनी पाकिस्तान के अंदर बननी है तो अल्टीमेटली उसे एसईसीपी से होके गुजर के अपना काम स्टार्ट करना पड़ेगा। लिहाजा पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जो एसईसीपी के रिकॉर्ड में ना हो और एसईसीपी के दांतों के नीचे ना आई हो। लेकिन कल की जो एक रिपोर्ट थी उसने तहलका मचा दी। इस रिपोर्ट का जो एक हिस्सा है वो आपके सामने रखता हूं। वैसे तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और बड़ी डिटेल के साथ पाकिस्तान के अंदर ये बता रही है कि करप्शन किस लेवल पे चलेगी। इवन जो हमारा टोटल बजट है, जो हमारा टोटल रेवेन्यू है, उससे कहीं गुना ज्यादा पाकिस्तान के अंदर करप्शन है। और एक जो बड़ा इदारा जिसने तो बाकी इदारों को रेगुलेट करना है, उसकी जो हालत है वो बड़ी हैरानकुन है। इस रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ हुआ कि चेयरमैन और कमिश्नर्स को 26 करोड़ 70 लाख रुपए की तनख्वाहें और मराद और अलाउंसेस दे दिए गए हैं। और ये जो अलाउंसेस और तनख्वाहें और मराद हैं, ये बेसिकली इसके लिए वजारत खजाना से बाकायदा परमिशन लेनी थी, लेकिन वजारत खजाना को बाईपास करके अपने तौर पर इदारे ने फैसला करके अपने चेयरमैन को नवाज दिया, अपने कमिश्नर्स को नवाज दिया। और जो फिगर सामने आई है उसके मुताबिक चेयरमैन आकफ सईद साहब जो उसकी मराद जो है वो 4 करोड़ 15 लाख रुपए सालाना है, यानी 4 करोड़ 15 लाख रुपए वो तनख्वाह के अलावा ले रहे हैं। और इसके अंदर उनके अलाउंसेस हैं, इसके अंदर उनकी मराद है, इसके अंदर इनके एंटरटेनमेंट का बजट है। और इसके साथ साथ जो कमिश्नर्स हैं उनके जो उनको पैसे दिए गए वो 35.8 मिलियन रुपीज हैं, तकरीबन 3 करोड़ 58 लाख रुपए बनते हैं। तो एक कमिश्नर जो है अगर वो एससीसीपी के अंदर है तो अपनी तनख्वाह के अलावा कुछ और बरात है उनके भी अलावा वो तकरीबन 3 करोड़ 58 लाख रुपए 3.5 करोड़ रुपए वो ड्रा कर सकते हैं एससीसीपी से, उसके अकाउंट से। और जो चेयरमैन साहब है वो तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए ड्रा करते रहे हैं। और ये खेल सिर्फ एक आध साल का नहीं है, बल्कि ये रिपोर्ट 2023-2024 की है और इसमें कुछ नई चीजें खुल के सामने आई हैं कि वहां पे होता क्या रहा है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि 14 अरब रुपए जो सरकारी खजाने में जमा होने चाहिए थे वो जमा नहीं करवाए और एससीसीपी के अपने खातों के अंदर कहीं गर्दिश कर रहे हैं। और ये भी एक नई चीज है कि 14 अरब रुपए जो सरकारी खजाने के अंदर जमा होने थे वो पता नहीं किधर चले गए। ये रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया। पहले कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने मैं रखता जाता हूं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन और कमिश्नर्स को 26 करोड़ 70 लाख रुपए की तनख्वाहें, अलाउंसेस और मराद दे दी गई। और ये वजारत खजाना से पाबंदी थी कि वजारत खजाना से आपने इसके लिए परमिशन लेनी है बाकायदा, और उसके लिए ज़ाहिर है जो कानून बने हैं, जो कवायद बने हैं वो भी हैं। और इसके साथ साथ 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी था कि तमाम सरकारी इदारे और इससे एसोसिएट इदारे जो हैं वो जो भी तरमीम करेंगे, जो भी तब्दीली करेंगे, कोई फंड जारी करेंगे किसी को, तो उसके लिए बाकायदा वजारत खजाना से उन्होंने पहले परमिशन लेनी है। लेकिन ना परमिशन ली गई और ना ही जो प्रोसीजर और रूल्स हैं उनको फॉलो किया गया और इस वजह से एक बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया। और यहाँ पे एक और नई चीज़ का ये भी इंकशाफ हुआ है कि तकरीबन 15 करोड़ 66 लाख रुपए जो टोटल है वो तनख्वाह और अलाउंसेस और मराद के हैं। और इसके अंदर आराम और तफरी के लिए जो है ना वो भी तकरीबन 1 करोड़ 11 लाख रुपए वो भी रखे गए थे। अभी आराम और तफरी क्या है, ज़ाहिर इसकी वजाहत तो एससीसीपी को करना पड़ेगी। और इसके साथ साथ कुछ और चीजें सामने आई हैं कि 14 अरब रुपए जो सरकारी रकम थी वो ज़ाहिर है एससीसीपी ने सरकारी खजाने में जमा करवानी थी। उसमें से 4.13 अरब रुपए लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन की फीस थी जो अभी तक सरकारी खजाने में जमा नहीं हुई। और इसके साथ साथ एक सिक्योरिटी मार्केट है और ये फंड जो है 47.77 मिलियन रुपीस का था। ये फेडरल कंसोलिडेट फंड के अंदर जमा होना था, लेकिन ये भी अभी जमा नहीं हो रही है। टोटल जो अमाउंट है वो तकरीबन 14 अरब रुपए बनती है जो अभी तक एससीसीपी के खातों में गर्दिश कर रही है, वो सरकार के खाते में पहुंची नहीं है। ये रकम कहाँ है, इसका सूद कौन खा रहा है, इसको किस बैंक में रखा गया है, ये अब इसके ऊपर तहकीकात शुरू हो गई हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आकफ सईद साहब जो चेयरमैन है उनको बुला के पूछा जाएगा कि ये जो सारी मराहत आप लेते रहे, अलाउंसेस लेते रहे, इसकी परमिशन कहाँ से हुई, किस तरह हुई। इसके साथ साथ एक और नई चीज़ भी पिछले दिनों सामने आई थी, वो एक इंश्योरेंस कंपनी है लाहौर के साथ उसका ताल्लुक है। उसको एक बाकायदा नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद जब उन्होंने कानूनी कार्रवाई करनी शुरू की तो उसके खिलाफ एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई थी एससीसीपी की तरफ से। और उसके अंदर इतना ज्यादा उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे कि उसके बाद उनका कारोबार बंद हो गया। और वो कारोबार जो था वो गारंटी का बिजनेस होता है कि गारंटी देती है इंश्योरेंस कंपनी, और सिर्फ इस एक प्रेस रिलीज की वजह से इतनी बड़ी जो कंपनी थी उसका ये कारोबार बंद हो गया। फिर अल्टीमेटली उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ गया और हाई कोर्ट ने फिर इस प्रेस रिलीज को बाकायदा मुंजमद कर दिया और उसे कहा कि एससीसीपी इसको रिवर्स करे। लेकिन अभी तक एससीसीपी ने उसके बारे में भी कोई नोटिस जारी नहीं किया। तो बहरहाल आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान जो है उसके बहुत सारे नए खाते खुलेंगे और नई तहकीकात होंगी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आकफ सईद साहब और उनकी टीम और बाकी जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। मुझे लगता है कि एक आध दिन के अंदर इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अब हम आते हैं बांग्लादेश की तरफ। इस वक्त इसहाक डार साहब बांग्लादेश में और उनकी कल डॉक्टर यूनुस साहब के साथ मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो फासले थे उनको मजीद कम करने का फैसला किया गया। 6 याददाश्तों पर दस्तखत हुए और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोबारा उसी जगह पे होंगे जहां पे 1970 में थे कि बिल्कुल एक दूसरे का भाई, एक दूसरे के करीबी, एक ही मुल्क।
और ये अगर तल्लुकात इस तरह बढ़ते चले गए तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आप सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखेंगे, क्योंकि एक साइड पे पाकिस्तान होगा, दूसरी साइड पे मशरकी पाकिस्तान होगा, और ये वो मशरकी पाकिस्तान है जो इस पाकिस्तान का टूटा हुआ हिस्सा है। वहां पे ज़ाहिर इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है और अब उस इन्वेस्टमेंट के डूबने का वक्त आ गया, क्योंकि बंगालीज ये महसूस कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान से अलग होकर बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि हम अपने भाइयों से जब अलग हुए, हमारा हाथ छूटा, तो उसके बाद इंडिया की गुलामी में चले गए। तो अब इंडिया एक बहुत बड़ी गाली इस वक्त बांग्लादेश के अंदर बना हुआ है और इंडियंस जो है वो अपनी जानें बचाते हुए वहां पे नजर आते हैं। इवन जो हाई कमिश्नर है, इंडियन हाई कमिश्नर, वो जब शहर में बाहर निकलते हैं तो उनको सिक्योरिटी की जरूरत होती है और बांग्लादेश की अफवाज उन्हें दोनों तीनों साइडों से सिक्योर करती है, फिर इसके बाद वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक वक्त ऐसा आएगा कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक ही मुल्क होंगे और दोनों मिलकर एक दूसरे की हिफाजत भी कर रहे होंगे, दोनों मिलकर तिजारत भी कर रहे होंगे। अभी शुरुआत है, आने वाले एक आध साल के अंदर आप देखिएगा कितनी बड़ी तब्दीली आती है। तो एक बड़ी खुशखबरी हमें बांग्लादेश से मिल रही है और ये खुशखबरियां आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ती चली जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया था कि महमूद अरशद साहब को कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर बनाया जाए और आजम स्वाति साहब को सेनेट के अंदर। यह फैसला किसी और ने नहीं किया था, ये इमरान खान साहब ने किया था और इमरान खान साहब ने अपनी हमशीरा के जरिए यह फैसला बाहर पहुंचाया था। बल्कि जो इनके अपने एक वकील हैं, उन वकील साहब को भी कहा गया था कि आपने मेरा ये फैसला बता देना है कि अब मैं महमूद अरशद साहब को अपोजिशन लीडर देखना चाहता हूं। और उसके बाद ज़ाहिर पार्टी की तरफ से बड़ी नाराजगी का इजहार किया गया कि महमूद अरशद साहब का पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो फॉरनर है, दूसरी पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है और जब एक बाहर से एक बंदा आके हमारी अक्सरियत का फायदा उठाएगा तो वो हमारी पार्टी का जो मौक़िफ़ है उसको कैसे आगे बढ़ाएगा। तो पार्टी की तरफ से जब बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट का मुजाहरा किया गया तो फिर इमरान खान साहब ने यह फैसला सियासी कमेटी के हवाले कर दिया। अब सियासी कमेटी की कई मीटिंग्स हो चुकी हैं और अंदरूनी स्टोरी ये सामने आई है कि फैसला किया गया कि सबसे पहले उमर अयूब और शिबली फरासा को बचाने की कोशिश की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, तमाम कानूनी रास्ते जो उनको अख्तियार किया जाएगा और जिस वक्त ये सारे कानूनी रास्ते बंद हो जाएंगे तो फिर सोचा जाएगा कि इनकी जगह किसको तैनात करना है या किसको हमने नामजद करना है। लेकिन आजम स्वाति साहब और महमूद अरशद साहब दोनों का जो नाम है उसको पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही। पार्टी के अंदर से शदीद नाराजगी का इजहार किया जा रहा है और ये इजहार किया जा रहा है कि क्या पूरी पार्टी के अंदर एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो उमर अयूब साहब की जगह ले सके या शिबली फराज साहब की जगह ले सके। और दोनों जो है आजम स्वाति साहब हो या फिर महमूद खान अरशद साहब हो, ये दोनों के इस पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। महमूद अरशद साहब एक इंडिपेंडेंट सियासतदान है, उनकी अपनी पार्टी है और हम माजी में उनका मजाक उड़ाया करते थे, जबकि आजम स्वाति साहब जो वो दूसरी पार्टी से आए हैं, बल्कि कई पार्टियां भुगता के आए हुए हैं। तो इन दोनों के हवाले ये ओहदे कर देना पार्टी के साथ बहुत जुल्म होगा। तो सबका ख्याल यह है कि सरदस्त से इस मामले को टालें और एक कानूनी सहारा लें और उसके बाद जब कानून के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो फिर फौरी तौर पे हमें आगे बढ़ के इमरान साहब को कायल करके इमरान खान को अपनी पार्टी के अंदर से दो नए चेहरे जो हैं वो मुतारफ करवाने चाहिए। तो सरदस्त आजम स्वाति साहब और महमूद खान अरशद साहब दोनों अपोजिशन लीडर बनते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पार्टी ठीक ठाक रजिस्ट कर रही है। और अब इसके बावजूद अगर इमरान खान साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव आता है तो तब भी मुझे लगता है कि पार्टी इस मरतबा इमरान खान साहब का हुक्म मानने से इनकार कर देगी। एक नई स्टोरी सामने आई और स्टोरी का ताल्लुक कराची के साथ है। ये स्टोरी बदीन से स्टार्ट हुई थी। बदीन का एक इलाका है मातली, आपने सुना होगा, बड़ा कदीम और पुराना इलाका है। वहाँ पे एक साहब थे और ये बड़े सोशल वर्कर थे, इनका नाम था अब्दुल रहमान और ये जमातु दावा के साथ इनका ताल्लुक था। रजा अहमद नजामानी के नाम से ये ज़्यादातर मशहूर थे और ये वेलफेयर का काम करते थे बदीन के अंदर। और जमातु दावा हाफिज सईद साहब की जमात है और ये ज़ाहिर रा और इंडिया के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो ये 18 मई 2025 को इनकी शहादत होगी, इनको कत्ल कर दिया गया था मातली में। और उसके बाद जब तहकीकात शुरू हुई और तहकीकात शुरू होने का जो इंसिडेंट है वो भी बड़ा दिलचस्प है कि एक कत्ल हो गया, लोग बड़े हैरान थे कि एक वेलफेयर करने वाला बंदा, उसका कोई दुश्मन नहीं शहर के अंदर, तो किसने उनको कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद जब इंडियन वेबसाइट्स देखी गई और इंडियन मीडिया देखा गया तो पता चला कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जश्न मनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एक जो इंडिया का दुश्मन था उसको हमने पाकिस्तान के अंदर कत्ल कर दिया। और रा जो है वो भी खुशियां मना रही है और साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रा ने पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर अपने एक दुश्मन को ठिकाने लगा दिया। जब ये खबरें सामने आनी शुरू हुई तो उसके बाद बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, IBS के अंदर इन्वॉल्व हो गई, साथ साथ CTD इन्वॉल्व हो गई और जब इन्वॉल्वमेंट हुई तो फिर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब वो लोग गिरफ्तार हुए थे एक नई कहानी सामने आई कि यूई से एक कोई साहब हैं जिनका ताल्लुक संजीव कुमार है और फौजी के नाम से वो ज़्यादा मशहूर है और रा के साथ उनका ताल्लुक है। उन्होंने वहाँ पे मौजूद एक सलमान नाम के शख्स को दोस्त बनाया था। पहले ये दोनों इकट्ठे रहते रहे और उसके बाद फिर संजीव कुमार फौजी जो है वहाँ से निकल गया और निकलने के बाद भी उसका सलमान के साथ रब्ता रहा। तो उसने आहिस्ता आहिस्ता सलमान को तैयार किया कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक शख्स है जो नापसंदीदा है तो हम उसको कत्ल करना चाहते हैं, उसके लिए हम आपको बहुत रकम देंगे। और जब ऑफर की गई तो आहिस्ता आहिस्ता सलमान जो है इसका कायल हो गया और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान से कोई बंदा पकड़ा जाए और उसके ये हवाले ये काम किया जाए। तो फिर जो सलमान का एक कज़न था उसका नाम उमैर था, उसको ये टास्क दिया गया और उसे ये बताया गया कि तुम्हें हम 1 करोड़ रुपया देंगे, तुमने सिर्फ एक शख्स को ट्रेस करना है और उसका नाम अब्दुल रहमान है और रजा उल्ला नजामानी के नाम से वो ज़्यादा मशहूर है, बदीन में रहता है। तो उसके बाद फिर इन लोगों ने उसको उमैर ने तलाश करना शुरू किया, फिर उसे 1 लाख रुपया भी दुबई से आ गया। फिर उसने अपने 2 और लोग भर्ती कर लिए, उनमें एक का नाम सजाद था, दूसरे का नाम शकील था।
इन दोनों ने फिर रैकी करनी शुरू कर दी और एक वक्त आया कि जब इनका आपस में फटा हो गया और फिर रैकी बंद हो गई और ये नज़ामानी साहब तक नहीं पहुंच सके। फिर उसके बाद एक दूसरी टीम हायर की गई जिसका सरगना का नाम अरसलान था और उसने भी 3 लोग अपने साथ मिलाए और ये सब लोग एक दूसरे के साथ सिग्नल जो एप्लीकेशन है उसके जरिए ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। फिर दुबई से पैसे भी आते रहे, फिर इन लोगों के में तकसीब भी होते रहे। ये कई मरतबा ये हैदराबाद आए, कई मरतबा ये नज़ामानी साहब के पीछे मुख्तलिफ शहरों के अंदर घूमते फिरते रहे, फिर कराची भी जाते रहे। कराची में इन्होंने बाकायदा एक सेफ हाउस बनाया हुआ था जहाँ पे ये लोगों को रखते भी थे और जहाँ पे इन लोगों का कब्जा था। फिर अल्टीमेटली इन लोगों ने ट्रेस कर लिया नज़ामानी साहब को और 18 मई 2025 को इन्हें शहीद कर दिया। जिसके बाद ये खबर निकली और खबर जब निकली तो उसका डांडे और इसके जो राब्ते थे वो इंडिया के साथ निकले, तो उसके बाद तहकीकात हुई, तो उसके बाद ये लोग पकड़े गए। इससे अब मजीद इंकशाफात ये हो रहे हैं कि इस टाइप का एक नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर चल रहा है और ये नेटवर्क मुख्तलिफ लोगों को टारगेट बना रहा है। इससे पहले तकरीबन 20 के करीब लोगों को टारगेट किया गया था दुबई से ही और अब मजीद लोगों को टारगेट किया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर इस तरह अबतरी और फसादात फैलाए जा रहे हैं। तो एक नई चीज़ सामने आई है और इसके लिए बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान पूरा एक डोजियर बना के अब इंडिया के हवाले करेगा, बल्कि इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाएगा कि रॉ पाकिस्तान के अंदर इस टाइप की एक्टिविटीज़ कर रही है। और ये ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए पूरे खित्ते के लिए खतरनाक है जब एक सीक्रेट एजेंसी दूसरे मुल्कों के अंदर जाके वहाँ के शहरियों को कत्ल करना शुरू कर दे। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या फिर आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी। इसके साथ साथ आखिरी खबर बड़ी दिलचस्प है और इस खबर का ताल्लुक इटली में है। इटली में हमारे सफ़ीर हैं अली जावेद साहब और अली जावेद साहब बहुत ही मुतहरक सफ़ीर हैं। मुझे इससे पहले इनसे कई मरतबा मुलाकात का इत्तफाक हुआ। मैं मस्कत भी इनके पास गया था। मस्कत अमान के अंदर ये सफ़ीर रहे हैं, बड़ा अरसा सफ़ीर रहे हैं। बड़े मुतहरक हैं और बड़े नए नए आइडियाज़ इनके दिमाग में आते हैं और उन आइडियाज़ को ये इंप्लीमेंट भी कर लेते हैं। तो इस 14 अगस्त पे इन्होंने रोम के अंदर एक अजीब सा फंक्शन किया। वो फंक्शन ये है कि पाकिस्तान से वज़ीर साहब ने रोम के जो सफारत खाना है वहाँ पर आम भेजे थे। इन्होंने ये आम वहाँ पर एक आइसक्रीम का एक बहुत बड़ा ब्रांड है उनके हवाले किया और उन्हें कहा कि आप पाकिस्तानी मैंगो की आइसक्रीम बनाएं और वो उन्होंने मैंगो आइसक्रीम बना ली और इसके बाद फिर अनाउंसमेंट हुई और ये जो मैंगो आइसक्रीम है ये इतने लोगों ने पसंद की, उससे पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर हुआ। अब देखें बगैर पैसों के मीडिया भी एक हाइप क्रिएट हुई और पब्लिक के अंदर भी बहुत अवेयरनेस क्रिएट हुई कि पाकिस्तान का जो मैंगो है वो पूरी दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट्स हुई, फिर वहाँ पे सोशल मीडिया पे चली, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चली और पाकिस्तान की बल्ले बल्ले होगी। अब देखें मामूली से सरमाए से पाकिस्तान का इमेज कहाँ से कहाँ चला गया।